हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये हमारा थर्ड लेक्चर है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द विंड एनर्जी। इससे पहले हमने सोलर एनर्जी को डिस्कस किया था, आज हम विंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। आज का भी ये हमारा लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सोलर और विंड ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है इन दोनों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। और लेक्चर के लास्ट में आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो पर्टिकुलरली इसी लेक्चर पे बेस्ड होंगे, आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। वैसे तो मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा बट आप आंसर दे पाओ, आपको उनका आंसर पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मोनू एकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @मोनू एकेडमी। आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूँ। आप मोनू एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है @मानधाता07 और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे। आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं। लेट स्टार्ट द लेक्चर। इस चार्ट को पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आप डिफरेंट जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके थ्रू कितना एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ाई गई है, कौन सी ईयर में, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी सबसे ऊपर आपको विंड पावर एनर्जी ही दिख रही होगी, क्योंकि विंड पावर जो होता है रूरल एरिया में, जहाँ पे आपको वायरिंग करना या दूर से कहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, महंगा होता है, उसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि आपको वायरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। उस केस में वहाँ पे हमारी विंड एनर्जी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसका एडवांटेज काफ़ी होता है, मेंटेनेंस काफ़ी कम पड़ती है हमें। तो वहाँ पे हम इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑफ शोर पे भी वर्क कर रहे हैं, मतलब जो समुद्री एरिया है वहाँ पे भी इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिली एरिया जो है वहाँ पे भी हम इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टारगेट सेट किए हैं, बहुत तेजी से हमारी विंड एनर्जी पे काम भी चल रहा है। तो अब ये समझते हैं कि बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बाई एनी मीन्स हम ये समझें कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो आपके पास एक जनरेटर है। अगर आप किसी भी तरीके से बाय एनी मींस क्या करो, जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कर दो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अल्टरनेटिव प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जनरेटर। तो बेसिकली वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, उतना डिटेल में जाएंगे नहीं यहाँ पे। तो इससे पहले अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो जैसे स्टीम पावर प्लांट हुआ करता था, तो स्टीम पावर प्लांट में हम हाई प्रेशर स्टीम यूज करते थे। नोजल जिसको हम टरबाइन पे हिट करते थे, टरबाइन की शाफ्ट हमारे जनरेटर शाफ्ट से कपल होती थी, टरबाइन रोटेट होती थी, जनरेटर शाफ्ट रोटेट होती थी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। तो अब यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे हम चूंकि स्टीम का यूज कर नहीं रहे हैं, स्टीम के जगह पे हम विंड का यूज कर रहे हैं। जो विंड की वेलोसिटी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी तो वेरी करती रहती है, स्पीड कम ज्यादा होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट आप अभी ये समझ लो कि जैसे ही ये एनर्जी इसको हिट करेगी, यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट होना चालू हो जाएगा। जैसे ये रोटेट होगा, इसकी शाफ्ट कपल्ड होगी जनरेटर शाफ्ट से, और जैसे ये रोटेट होगा आपकी जनरेटर शाफ्ट भी रोटेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक सा चीज है। इसको डिटेल में समझेंगे कि हमारी विंड एनर्जी कैसे काम करती है। अगर आप इसकी ब्लेड देखो तो इस तरीके की ब्लेड आती है, जो इसकी ब्लेड होती है लगी होती है बेसिकली, जो रोटेट होती है कुछ ये, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोडायनेमिक नेचर का होता है। फिर इसे आप कह सकते हो एयर फॉइल शेप। इसमें जब बेसिकली ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही एयर इसे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे दो तरीके के फोर्सेज आ जाते हैं। एक ड्रैग फोर्स इसके पैरेलल होता है जो इसको ड्रैग करने की कोशिश करेगा। एक क्या आता है, लिफ्ट फोर्स आता है ऊपर को, जैसे कि ये ऐसे उठ के जाती है तो ये लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, इसको ये लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स होता है आपका, चूंकि ये एरोडायनेमिक डिजाइन ही होती है, हम इसीलिए बनाते हैं इसको कि इस यहाँ पे लिफ्ट फोर्स ज्यादा हो ड्रैग फोर्स से। तो जैसे ये लिफ्ट फोर्स ज्यादा होगा, चूंकि ये कपल्ड होते हैं, ऊपर तो उठ नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, रोटेट करना चालू कर देते हैं। तो कौन सा फोर्स इसको रोटेट करता है, लिफ्ट फोर्स, ना कि ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स तो इसको उठा के लेके जाना चाहता है, बट हम ट्राई करते हैं कि ड्रैग फोर्स मिनिमाइज रहे, कम से कम रहे। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फिगर दिख रहा है, तो इसी फिगर से हम पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर लेंगे। आगे जो भी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें आगे आपको स्टेप वाइज स्टेप लिखी मिलेंगी, बट यहाँ पे आप समझ लो ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर फिगर रहे, आप क्वेश्चन को इजिली आंसर कर पाओ।
अब यहाँ पे आपको फ्रंट पे एक रोटर दिख रहा होगा। रोटर में एक शाफ्ट होती है जिसे लो स्पीड शाफ्ट भी आप कह सकते हो। इसको लो स्पीड शाफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड क्यों कम होती है? क्योंकि हमारे रोटर को ये जो हमारी ब्लेड्स हैं ये रोटेट कराती हैं, मतलब जो एरोडायनेमिक ब्लेड्स हैं ये रोटेट करवाती हैं। एयर की स्पीड कम होने की वजह से इनकी स्पीड भी कम होती है। अब चूंकि इनकी स्पीड कम है, रोटर की स्पीड कम है, तो रोटर की स्पीड कम होने की वजह से अगर इस शाफ्ट को हम डायरेक्टली कपल कर देंगे हमारे जनरेटर की शाफ्ट से, तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी इससे, जिस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो शायद हमारी काम की ना हो। तो हमने क्या किया, इस स्पीड को चेंज करने के लिए बीच में एक गियर बॉक्स लगा दिया। बेसिकली प्लैनेटरी गियर सिस्टम हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसका रिडक्शन रेशियो आप कह सकते हो 1:19 के आसपास होता है। तो हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा देते हैं, उस तेज स्पीड को हम जनरेटर से कपल कर देते हैं इसकी शाफ्ट। अब हमें जिस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ। अभी मुझे पता नहीं कि ये होता है ऐसा कि नहीं होता है, क्योंकि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस हो गई है। आपने भी कभी सुने होंगे कि अचानक से इलेक्ट्रिसिटी आती है और जो भी अप्लायंस होते हैं घर के, जैसे बल्ब हुए, आपके फ्रिज हुए, टीवी हुए, वो खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसी कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है या क्यों आ जाती है, उसका जनरेशन क्यों होता है कि पूरे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हमारे खराब हो जाते हैं। तो बेसिकली वो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी, हमारी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जो हमारी होम अप्लायंस के लिए रिक्वायर्ड है, उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे गियर बॉक्स का यूज करते हैं और स्पीड को मैग्नीफाई कर देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें लगी हैं जो आपको जानना चाहिए। जनरेटर के बारे में आप जान गए। अब दो चीज है यहाँ पे, एक है कंट्रोलर, एक है एमिनोमीटर। यहाँ पे बैक साइड में एक एमिनोमीटर लगा होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, अब यहाँ से जो एयर आ रही है, जरूरी नहीं कि एयर हमेशा इसी डायरेक्शन में बढ़े, एयर तो किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो यहाँ पे एमिनोमीटर बेसिकली करता क्या है, इसको सेंस कर लेता है कि जो एयर फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है, और ये कंट्रोल पैनल को एक सिग्नल भेजता है। जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो हमारे ड्राइव को एक सिग्नल भेजता है। और यहाँ पे आपको मोटर भी लगा हुआ है। ये मोटर बेसिकली वाई ड्राइव को रोटेट करता है। वाई ड्राइव को सिग्नल आ जाता है कि एयर फ्लो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन में ये पूरे सिस्टम को, आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इस पूरे सिस्टम को, सपोज इधर एयर फ्लो है तो ये पूरा सिस्टम घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है कि जिस डायरेक्शन से एयर फ्लो हो रही है, सेंस करके अपने आप को उस डायरेक्शन में रीओरिएंट कर लेगा। यहाँ पे आपको एक ब्रेक सिस्टम भी लग रहा है। ब्रेक सिस्टम इसलिए बेसिकली यूज किया जाता है कि अगर कभी तेज एयर आए, आधी भी तो चल सकती है, तो उस कंडीशन में हम इस शाफ्ट को कंट्रोल कर पाए, इसकी वेलोसिटी को कंट्रोल कर पाए, इसलिए यहाँ पे एक ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा होता है। नेस्ले बेसिकली यूज किया जाता है। जो भी हमारे यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, इसको कवर जो करता है उसको हम कहते हैं नेस्ले। और यहाँ पे हाई स्पीड शिफ्ट लगी होती है। बेसिकली आपको पहले ही मैंने कह दिया कि ये जो शाफ्ट होती है वो तेज स्पीड से रोटेट करती है, क्योंकि स्पीड को हमने क्या कर लिया होता है, मैग्नीफाई कर लिया होता है। ये आपको टावर दिख रहा है, ये जनरेटर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, नीचे एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप ट्रांसफार्मर, उसको हम सप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। अब यहाँ पे दो चीज और डिस्कस कर लेते हैं जिससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है ये पावर कितना प्रोड्यूस करेगी। तो पावर का इसका फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, आपने पढ़े भी होंगे इस टाइप के फॉर्मूला, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में आपने पढ़े होंगे। तो हाफ रो ए वी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है पावर जनरेटेड बाय द विंड मिल या फिर विंड टर्बाइन। यहाँ पे रो क्या है, एयर डेंसिटी है, ए क्या है जो हमारे रोटर की स्वेप्ट एरिया है, वी क्या है, एयर की वेलोसिटी है। तो एयर के वेलोसिटी के क्यूब के ये प्रोपोर्शनल होता है, जो स्वेप्ट एरिया है बाय द रोटर उसके भी ये प्रोपोर्शनल होता है, और जो डेंसिटी है हमारी एयर की उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जो पावर जनरेशन होगा वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब वो एलिवेशन पे भी डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब आप सोच के देखो, एलिवेशन मतलब हाइट, अगर हम ज्यादा हाइट रखते हैं तो ऊपर डेंसिटी क्या होती है, एयर की, कम होती जाती है। मतलब आप जितने हाइट पे लगाओगे उतना ही आपको कम पावर मिलेगा। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जितने लोअर लेवल पे लगाओगे, मतलब ऑफशोर लेवल पे, समुद्र के लेवल पे, उतना ही ज्यादा आपको पावर प्रोडक्शन मिलेगा। सेम एयर फ्लो की हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। अगर डेंसिटी घटेगी तो आपका पावर रिड्यूस होगा। मतलब जहां पे हाई टेम्परेचर है
वहां पे पावर आपका रिड्यूस हो जाएगा, जहां पे लो टेम्परेचर है वहां पे आपको पावर ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी में बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 59.3। ये पावर और एफिशिएंसी पे एक पूरा लेक्चर्स बन सकता है डिस्कशन का, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, जो आएगा वही आपको। एग्जाम सब्जेक्टिव है नहीं जो लिखना है, तो कुछ ऐसा आएगा नहीं। जो मैं बता रहा हूँ बस आप उतना ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ये किसी भी जो हमारी विंड टर्बाइन होती है उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी इतना होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका कंस्ट्रेंट क्या होता है कि यहाँ पे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं, अप स्ट्रीम वेलोसिटी एंड डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी की, कितना काइनेटिक एनर्जी को हमारी ब्लेड ऑब्जर्व कर लेती है, उसी को मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर पाते हैं। तो कभी भी हम डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी को जीरो नहीं कर पाते, इसलिए स्पीड, मतलब ये फिजिकल कंस्ट्रेंट है, अब उस डिटेल में नहीं जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है दैट शुड बी लिमिटेड अप टू 59.3। तो ये 59.3 की जो वैल्यू है इसको आप याद रखना, और यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस बताए हैं इसको भी आप याद रख लेना। ये जो है इसको हम बेंच लिमिट भी कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी विंड मिल की हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बेंच लिमिट भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही सारी चीजें वन बाय वन करके मैंने मेंशन किया है। पहले आपको समझना है विंड एनर्जी आई कहाँ से। तो विंड एनर्जी भी एक तरह का फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी के वजह से ही विंड क्रिएट होती है। क्यों क्रिएट होती है? uneven heating of the atmosphere by the sun, variation of the earth surfaces and rotation of the earth, ये रीजन्स होते हैं। पहले तो अनइवन एनर्जी सप्लाई होती है अलग अलग सर्फेसेस पे। क्यों सप्लाई होती है? क्योंकि हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, तो जो सनराइज के डायरेक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो सर्फेसेस होते हैं वहाँ पे एलिवेशन भी अलग अलग होता है, जिसके वजह से अनइवन हीटिंग होती है। अब अनइवन हीटिंग से आपको यहाँ पे बताना है बेसिकली, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि जब कभी भी आप ऑफशोर जाते हो या फिर जो समुद्र के किनारे जाते हो तो वहां पे आपको तेजी से हवा चलती हुई मिलती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है लोअर लेवल का, आप बताना मुझे कि ऐसा क्यों होता है, विथ रीजन बताना। थर्मोडायनेमिक के रीजन के साथ मैंने इंटरव्यू वाली सीरीज में डिस्कस भी किया है, बट आप अपने मर्जी से बताना आपको पता है कि नहीं, क्या रीजन होता है कि जो समुद्र के किनारे हवाएं तेज चलती हैं, या फिर कोई बड़ी वाटर बॉडी है उसके किनारे हवाएं तेज चलती हैं, बाकी सब जगह नहीं चलती हैं। तो एक तो चीज आप समझ गए कि विंड जनरेट क्यों होती है। अब ये जो है इसका जो पैटर्न है, इसका जो फ्लो पैटर्न है वो कैसा होगा, उसको कौन इफेक्ट करता है? माउंटेन इफेक्ट कर देते हैं, जो वाटर बॉडी है वो इफेक्ट कर देते हैं। तो वाटर बॉडी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया है कि वाटर बॉडी के पास जो एयर होती है वो तेज क्यों चलती है, जो हमारे पेड़ पौधे जंगल हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारा रीजन होता है इसके पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने का। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे हमको प्रॉपर विंड स्पीड मिल रही है, कहाँ पे 24/7 हमको विंड की स्पीड मिलती है, कहाँ पे हम विंड मिल लगा सकते हैं। ये पूरा इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद विंड मिल वहां पे लगाई जाती है। द रोटर टर्न द ड्राइविंग शाफ्ट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, विच टर्न द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसके वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर लिया कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली इफेक्ट करते हैं। तो विंड स्पीड डेफिनेटली v टू द पावर क्यूब होता है। तो ये क्यूब अगर थोड़ी सी भी विंड स्पीड बढ़ गई तो जो पावर जनरेशन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। देखो अगर 2 से 4 हो गई तो कितना पावर जनरेशन में डिफरेंस हो जाएगा। ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो विंड की जो स्पीड होती है बहुत तेजी से मैटर करती है। एयर डेंसिटी कैसे मैटर करती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एलिवेशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, और स्वेप्ड एरिया कितना है, हमारा रोटर कितनी एरिया को स्वेप्ट करता है उस पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे विंड स्पीड की बात की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला वही लिखा है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डेंसिटी के बारे में यहाँ पे चीजें मेंशन है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। और जो स्वेप्ड एरिया है उसका फॉर्मूला πr², वेरी सिंपल फॉर्मूला, आर इज द रेडियस ऑफ रोटर। तो ये जितना आप बढ़ाओगे, अब कभी कभी आपको आर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेगा, एरिया से रिलेटेड तो पूछता ही, कभी कभी ये दे देगा कि जो पावर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ रोटर, स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ रोटर, क्यूब टू द रेडियस ऑफ रोटर। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको इजीली रिस्पॉन्ड कर पाओगे, बहुत टफ चीज नहीं है। वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये वर्क करता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसकी जो डिजाइन होती है एरोडायनेमिक डिजाइन होती है। हाइड्रोडायनेमिक मतलब जहाँ पे वाटर यूज करते हैं उसे हम हाइड्रोडायनेमिक कहते हैं, जहाँ पे एयर यूज करते हैं उसे हम एरोडायनेमिक कहते हैं। तो बेसिकली इसकी एरोडायनेमिक डिजाइन होती है जैसे आपके
प्लेन के विंग्स की होती है, सिमिलर इसकी डिजाइन होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बना के बताया, कुछ इस तरीके की डिजाइन होती है, जिसकी वजह से वहां पे लिफ्ट फोर्स आता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स दोनों आते हैं। ड्रैग फोर्स ये जो डिजाइन है इसके लिफ्ट फोर्स इसके परपेंडिकुलर होता है, ड्रैग फोर्स इसके पैरेलल होता है। ड्रैग फोर्स इसको ड्रैग करना चाहता है, लिफ्ट फोर्स इसको ऊपर उठाना चाहता है। तो चूंकि ये असेंबल्ड है तो ऊपर उठेगी नहीं, तो ये फिर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जनरेटर रोटेट करता है और आपको पूरा मतलब वो मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट हो जाती है। अब हम टाइप्स ऑफ विंड की बात करें तो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन होती है, वर्टिकल विंड टरबाइन होती है। तो आपने जो भी देखे हैं वो हॉरिजॉन्टल टाइप की होती है। तो इसका रोटेशन आप देख रहे हो ना, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वर्टिकल है। ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, आप देख के समझ रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगी और ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगी। तो एक जगह एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वर्टिकल है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसी बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या कंस्ट्रेन है, उस हिसाब से हम डिजाइन कर लेते हैं टरबाइन। वैसे मैक्सिमम जगह आपने यही टरबाइन देखे होंगे, ये ज़्यादा इजी है, एफिशिएंट है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कौन सा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन का। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत है नहीं टाइप्स ऑफ टरबाइन में। अगर हम साइज की बात करें, किस किस साइज की टरबाइन बेसिकली हम यूज करते हैं, तो अब तो बहुत वेराइटीज ऑफ टरबाइन आपके पास अवेलेबल हैं। आप छोटे लेवल या बड़े लेवल कोई भी चाहते हो। तो बेसिकली यूटिलिटी स्केल लेवल की अगर हम बात करें तो इसका कुछ रेंज 100 किलोवाट से लेके कुछ गीगावाट तक होता है। बहुत बड़ी से लेके बहुत छोटी टरबाइन भी होती हैं। तो इसको डिफरेंट जैसा आपका एप्लीकेशन है उस तरीके से आप इसका यूज कर पाते हैं। ऑफशोर विंड टरबाइन, इसका डायग्राम भी दोनों का मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ऑफशोर का डिजाइन थोड़ा सा अलग होगा, मटेरियल कंस्ट्रेन भी होता है। जैसे जो टरबाइन आप समुद्र के पास में लगाओगे वहाँ की एयर की ह्यूमिडिटी अलग होगी, करोजन के चांसेस ज़्यादा होंगे और जो उस पर इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, एयर की डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के डिजाइन की जाती है। बट उससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये काफ़ी बड़े साइज के होते हैं और बड़े साइज का होने का रीजन ये भी होता है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन शिप से होता है। अगर बाई रोड करना रहे तो बहुत ज़्यादा आप बड़ी टरबाइन बना लोगे तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। ये फिजिकल कंस्ट्रेन होते हैं जिनको आप फील करके देखो कि कितना बड़ा। मैंने आपको शुरू में ट्रक दिखाया था कि एक ट्रक अगर विंड ब्लेड को लेके जा रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं पे टर्निंग आ गई तो वो जा नहीं सकता है। तो ये सारे कंस्ट्रेन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेन नहीं होता है, शिप से लाना होता है, बड़ी शिप्स होती हैं, हमारे पास कोई फिजिकल कंस्ट्रेन नहीं है। तो इस पे हम बड़ी टरबाइन भी बना सकते हैं एज कंपेरिजन टू जो यूटिलिटी टरबाइन होती हैं जो ऑनशोर मतलब ऑफशोर नहीं होती हैं, उन पे हम बड़ी टरबाइन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सिंगल स्मॉल टरबाइन, ये जो बिलो 100 किलोवाट की टरबाइंस होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। बेसिकली जो आप होम पर्पज के लिए भी यूज करते हो, छोटे ऑफिस के लिए जहाँ पे एप्लीकेशन हो उस टाइप, वहाँ पे हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। कॉमर्शियल यूज भी होते हैं जो छोटी टरबाइंस होती हैं, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड विंड मतलब कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो वहीं पे आप मतलब जहाँ पे आपको जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की वहीं पे आप विंड मिल बिठा लो, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी हो जाए। तो इस तरीके से भी हम टरबाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो टरबाइन जो हमने आगे डिस्कस किया वो सारी दिख रही होंगी। ये ऑफशोर हैं, देखो इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, समुद्र में लगाई गई होती हैं। ये आपकी अर्थ पे लगाई गई हैं या माउंटेन के पास में लगाई गई होती हैं। बेसिकली जितनी भी आप टरबाइन देखोगे उसमें 3 ब्लेड्स लगी होती हैं। बेसिकली बैलेंसिंग रीजन होता है इसका और हमें ऑप्टिमम एफिशिएंसी भी मिल जाती है, एग्जिट वेलोसिटी भी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा अगर आप ब्लेड लगा दोगे तो आपको एग्जिट वेलोसिटी भी नहीं मिलेगी। तो ये सारे कंस्ट्रेन होते हैं, बैलेंसिंग भी कंस्ट्रेन होता है। तो इसलिए हम बेसिकली ऑप्टिमम डिजाइन है ये कि जो 3 विंग्स की जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। जहाँ पे भी आप देखोगे 3 विंग्स की, ये छोटी टरबाइंस हैं जिनको हम बेसिकली छोटे मोटे रिक्वायरमेंट के लिए लगा लेते हैं, हाउस होल्ड या छोटे कॉमर्शियल ऑफिस के लिए लगाते हैं इसको बेसिकली हम। एडवांटेज क्या होता है विंड एनर्जी का, तो विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑलरेडी हम जानते हैं। इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंसी को कम कर देती है। स्मॉल फुटप्रिंट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लैंड रिक्वायर करती है, या फिर ऐसा नहीं जहाँ पे आपने विंड टरबाइन लगा दिया वो पूरा लैंड रिक्वायर हो जाएगी। क्योंकि इसकी कुछ हाइट होती है तो नीचे आप कुछ भी फार्मिंग करो, कुछ भी करो, आप नीचे की जो लैंड है तो नीचे के लैंड को ये इफेक्ट नहीं करती। हाँ थोड़ी आवाज़ करती है। तो ये इसका एक ये होता है कंस्ट्रेन होता है, जिसके वजह से हम ये भी ट्राई करते हैं कि हमारी विंड मिल है बहुत तेजी से हम इसको रोटेट नहीं करवा सकते ड्यू टू द नॉइस।
नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बोथ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक, किसी भी यूज के लिए आजकल विंड टरबाइन अवेलेबल है, छोटी से लेके बड़े तक बहुत वेराइटीज में अवेलेबल हैं। रिमोट लोकेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि जहाँ पे वायरिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट है, जहाँ पे आप बहुत दूर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे आप विंड मिल लगा सकते हो। अब ये काफ़ी चीपर भी हो गया है, सस्ता भी हो गया, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। इसके अलावा भी कुछ इसके एडवांटेज हैं, इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एक रिसर्च में कहा गया कि जितनी पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसका 10 टाइम एनर्जी केवल आप विंड से प्रोड्यूस कर सकते हो। जो फॉसल फ्यूल्स का हम यूज कर रहे हैं या फिर और दूसरे सोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं, तो कहा गया कि अगर उन सारे सोर्सेज को हटा भी दो तो विंड में इतनी पोटेंशियल है कि उसका 10 टाइम रिक्वायरमेंट के 10 टाइम आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है डेफिनेटली। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, विंड का फ्लक्चुएशन, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि विंड की स्पीड फ्लक्चुएट करती रहती है, वेरी करती रहती है, वो हमारे हाथ में है नहीं डेफिनेटली। विंड टरबाइन आर एक्सपेंसिव डेफिनेटली, आपने देखा कितनी बड़ी होती हैं, कितनी सोफिस्टिकेटेड डिजाइन होती हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, बहुत सस्ती नहीं होती कि हर जगह आप उसको लगा सकते हो। ये एक तरह का थ्रेट के तौर पे देखा जा सकता है वाइल्ड लाइफ पर। बेसिकली विंड टरबाइन वहीं लगाई जाती हैं जो हिलीज एरिया हैं, ऑफशोर एरिया हैं, तो वहाँ पे ये देखा गया चूंकि इसकी आवाज़ भी होती है और थोड़ा डर भी रहता है, तो जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके पास नहीं जाते हैं, दूर से देख के ही। ये इनमें से नॉइस निकलती है, कंटिन्यूस नॉइस होती है, तो ये एक इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं आपके विंड पावर प्लांट के। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे गए हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द विंड टरबाइन ब्लेड, TRS मीन्स, TRS मीन्स होता है टिप स्पीड रेशियो। टिप स्पीड रेशियो बेसिकली होता क्या है, ब्लेड टिप वेलोसिटी रेशियो होता है डिवाइडेड बाय विंड वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। क्यों फाइंड आउट करते हैं, जब हम टरबाइन की डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमको ऑप्टिमम TRS स्पीड चाहिए होती है ताकि हम उसकी एफिशिएंसी या मैक्सिमम पावर को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर है आपका वो सी करेक्ट है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द विंड टरबाइन 10 मीटर लॉन्ग रनिंग एट स्पीड 20 RPM, देखो कितना कम RPM से वो रोटेट करती रहती है आपकी ब्लेड, इन 12.9 किलोमीटर पर आवर, विंड स्पीड आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है TRS विल बी, बहुत ही सिंपल। TRS का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, TRS का फॉर्मूला होता है BLAD, ब्लेड टिप वेलोसिटी, ब्लेड टिप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय विंड वेलोसिटी। तो विंड वेलोसिटी आपको दिया गया है, ब्लेड टिप वेलोसिटी इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप RPM दिया हुआ है फाइंड आउट कर सकते हो, वहां से लीनियर वेलोसिटी आप 10 का मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप वैल्यू एक बार इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, मुझे लगता है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आएगा। आप इसको सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द अवेलेबल विंड पावर इन द विंड टरबाइन इंक्रीज विथ, किसके साथ इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। डिक्रीज इन द रोटर डायमीटर, भैया रोटर डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो इंक्रीज इन रोटर डायमीटर, और रोटर डायमीटर के ये तो एरिया चूंकि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप देख लो स्क्वायर के टर्म्स में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा। When did the develop of wind power in India? विंड पावर की शुरुआत हुई थी इंडिया में 19th के आसपास, तो 1990। ये बस ऐसे जीके के क्वेश्चन है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विच इज द मेन सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विंड, कौन सा मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स पूछा है। रीजन हमने बहुत सारे डिस्कस किए कि एलिवेशन भी हो सकता है, आपके सरफेस रोटेशन, मगर जो मेन सोर्स होता है दैट इज सन। अगर सन नहीं रहेगा, कितना भी एलिवेशन हो, कितना भी अनइवन सरफेसेस हो, विंड क्रिएट नहीं होगी। तो विंड बेसिकली क्रिएट क्यों होती है, टेम्परेचर चेंज के वजह से। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, डेंसिटी डिफरेंस आता है, लाइट एयर ऊपर जाती है, हैवी एयर इसको एक्वायर करने के लिए आती है, इसीलिए विंड फ्लो मेंटेन होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर यूज टू टर्न द विंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनमें से कौन सा यूज किया जाता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सबके बारे में मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा आपका टरबाइन, टरबाइन का हम यूज करते हैं। टरबाइन से हम क्या करते हैं, जनरेटर को रोटेट करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका जनरेटर नहीं आएगा, क्योंकि विंड किसको रोटेट करती है, टरबाइन को। अगर टरबाइन को आप हटा दो, जनरेटर लगा दो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, विंड से नहीं मिलेगी। तो रीजन क्या है, टरबाइन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एट व्हाट रेंज ऑफ स्पीड द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड टर्बाइन इज जनरेटेड। कौन से स्पीड पे जनरेट हो, देखो किसी भी स्पीड पे जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, बस उसकी कुछ ऑप्टिमम वैल्यू होती है जहां पे उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो वो एक ऑप्टिमम वैल्यू डिसाइड किया गया है, दैट इज 30 to 35। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, एक कांस्टेंट होता है, जहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा वहां पे आपको यही आंसर करना है। अब जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमको गियर क्यों लगाना पड़ता है, ताकि हम एक प्रॉपर या ऑप्टिमम या फिर हमारे फिजिकल कंस्ट्रेंट के हिसाब से एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, इसीलिए हमको रोटर की जो शाफ्ट होती है उसकी स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ हमको मिनिमम विंड स्पीड चाहिए जिसकी वजह से रोटर एटलीस्ट मिनिमम स्पीड से रोटेट कर पाए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज इज लेड टू विंड पावर। विंड पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, एफिशिएंसी सॉरी डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो विंड पावर इंक्रीज करेगा, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द विंड एट एनी स्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। जो विंड स्पीड होती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सिंग ऑफ ग्लोबल विंड टुवर्ड द वेस्टर्नली डायरेक्शन। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है ए, कोरेलिस फोर्स। बेसिकली ये कोरेलिस फोर्स होता क्या है, दैट इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द एयर एंड अर्थ सर्फेसेस। ये करता क्या है, विच ब्रेक द एयर सर्कुलेशन बिटवीन द इक्वेटर्स एंड पोल्स, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अनइवन हीटिंग अकर ऑन द लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडी आर ड्यू टू। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है। यहाँ पे जो ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है सोलर रेडिएशन। बट जो अनइवन हीटिंग होती है उसके लिए केवल सोलर रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर हम सेम सोलर रेडिएशन को देखें, सपोज करिए यहाँ पे एक ग्लास वाटर रखा हुआ है या किसी टब में वाटर रखा हुआ है और यहीं पे सैंड भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे अनइवन हीटिंग होगी, वाटर अलग, वाटर का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पे सैंड का टेम्परेचर अलग होगा। तो इसका क्या रीजन होता है, या तो सिंपल आप फील भी करो, सेम टेम्परेचर है, आप अपना जब हाथ कभी पानी में डालते हो तो आपको ठंडा फील होता है, क्यों, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कम है, क्योंकि रेडिएशन दोनों को सेम मिल रही है, आपके बॉडी को भी सेम रेडिएशन मिल रही है और वाटर को भी सेम रेडिएशन मिल रहा है, क्योंकि दोनों लोग एक ही लोकेशन पे हैं, फिर भी वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ता है। तो इसका रीजन क्या है, ऑलरेडी मैंने आपसे पूछा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विंड एनर्जी। इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, माउंटेन भी हैं, हिलीज, ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सारे हैं, फ्रिक्शन इफेक्ट्स, ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज डी। द विंड इंटेंसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। विंड इंटेंसिटी किससे डिस्क्राइब की जाती है, कौन सा नंबर विंड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करता है, बेसिकली विंड इंटेंसिटी मतलब विंड के वेलोसिटी को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है, आप खुद प्रोनाउंस कर लेना इसको। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज सी। ये बेसिकली स्केल होता है, मेजर करता है विंड की स्पीड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एलिवेशन ऑफ द विंड टर्बाइन। एलिवेशन मतलब एलिवेशन बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो विंड पावर जनरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विंड टर्बाइन। कौन जनरेट किया था, तो ये भी आपको क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना। ऑप्शन है यहाँ पे बी, स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स ब्लिथ। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, Which of the those is not a part of the modern wind turbine? पहले जो टरबाइन आया करती थी उनमें कंप्रेशर का यूज किया जाता था, बट अब जो टरबाइन आती हैं उनमें हमने कंप्रेशर का यूज करना हटा दिया, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं अब। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लेड डज द मॉडर्न विंड टर्बाइन है। कितनी ब्लेड्स होती हैं, बेसिकली 3 ब्लेड्स होती हैं, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्न द विंड टर्बाइन इन एयर डायरेक्शन। तो किसके लिए कौन यूज करता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, याओस ड्राइव का हम यूज करते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द विंड मिल इज दैट इज 59.3%। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होता है, बेंच लिमिट कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ब्रेक सिस्टम यूज इन द विंड टर्बाइन इज टू कंट्रोल। ब्रेक सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, कि हमारी जो रोटर की स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।